बहुत 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 महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति जिसने इतने बड़े महारथी थे, इतनी शिक्षित थे, इन्होंने पीएचडी तक कर लिया। पीएचडी तो कर लेते हैं ना, उनके आगे क्या लगता है, डॉक्टर लग जाता है। तो इन्होंने पीएचडी कर लिया और पीएचडी करने के बाद वहां लाहौर में जाकर अंग्रेजी में भाषण दिए। कुशलता अपने मन के अनुसार, अगर अपने रुचि के अनुसार वो काम करे तो काम बहुत सफल होता है, बहुत आगे तक बढ़ता है। लेकिन कुछ ये जातिवाद के चक्कर में वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनका मन कुछ और कहता है, लेकिन जाति के बंधन के चक्कर में वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग, आशा है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप स्वस्थ भी हैं, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहे, मेरी कामना है। और इसी तरह से आप प्यार हम पे बरसाए रखें और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसको पूरी तरह से वॉच कीजिए। बिना वॉच किए आप भागिएगा, आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज पूरी तरह से आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और तब आप डिसाइड कीजिए लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है या दोस्तों में शेयर करना है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखिए, पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार हम चलते हैं आपके हिंदी के लेक्चर पर। आप हिंदी में जानते हैं कि हिंदी में भी हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, लेकिन इस माध्यम से आप यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, एसएस एंड ऑल सब्जेक्ट सभी की तैयारी कर सकते हैं। हम इंग्लिश के भी जल्दी से जल्दी आप सबके लिए टीचर ला रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इसी चैनल पर बने रहें और पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिए। तो बच्चों, अगर हम बात करें हिंदी में, तो देखिए हिंदी में हम लोग का टोटल टोटल जो टेंथ के है, देखना है जितने बच्चे टेंथ में वाले हैं वो प्लीज एक बार देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पर फुल हिंदी क्लास 10 यानी कि फुल हिंदी का आपको वीडियो बनेगा। हर एक वीडियो आप 1 1 घंटे की होगी। आप पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे, सरल और आसान शब्दों में बच्चों। और आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी इसमें चैप्टर है। देखिए, अगर हम विषय सूची की बात करें तो देखिए बच्चों, आपके जो विषय सूची में जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, ये हम लोग का हिंदी का जो बुक है, आप लोग का अच्छे से पता होगा, हिंदी में आप लोग का 2 बुक है ना, जिसमें से हम ये भूगोलिक का नाम लिए। भूगोलिक में टोटल के टोटल आप चैप्टर देख रहे हैं, टोटल के टोटल चैप्टर जो आपके 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं ये आप सबका जितना भी ये सब चैप्टर का नाम है। जैसे पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा चैप्टर विष के दांत, तीसरा भारत से हम क्या सीखे, चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, चित जित नहीं रखता हूँ, अभिनयो, मछली, नौबत खान में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये सारा चैप्टर आप लोग को एक एक वीडियो 1 1 घंटे की। तो प्लीज आप पूरी तरह से वीडियो को वॉच जरूर किया और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितना भी हम वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आप इधर देख रहे हैं कवियों का नाम है, आप इस कवियों का आप नाम लिखकर और याद कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा आपको, सबसे पहले आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी आप पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आप हिंदी का अलग से कॉपी बनाइए और पहले नंबर पहले पेज पर आप क्या करें कि ये जितने भी चैप्टर हैं और इसके जो भी लेखक हैं, इनका नाम लिख लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, देखिए आप पहले तो लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, ऐसा कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा कवि का नाम पूछा जाता है। जैसे जाति प्रथा के लेखक कौन है, या रचयिता कौन है, या इस कविता को किसने लिखा है, ये निबंध को किसने लिखा है। तो ये लिखने वाले जो हैं बाबू कौन है, सॉरी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत से ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम टाइम बिना गवाए आप लोग से क्या करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला चैप्टर, आपका पहला चैप्टर क्या है, आप अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ आप लोग का पहला चैप्टर, ठीक है, ये रहा आप लोग का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में आप अच्छे से देख रहे हैं, कहा कि चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, एक प्रकार का बाबू क्या है, ये निबंध है। पहले आपको याद क्या रखना है, एक एक प्रकार के क्या है,
निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध है। जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप इनको अच्छे से चिन्ह रहे हैं। ये हम इनके चरणों में मेरा सत नमन है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान को लिखा है। अब बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान किसने लिखा है? आपको अच्छे से पता है ना? भीमराव अम्बेडकर जी। बहुत 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 महान व्यक्तियों में से महान व्यक्ति जिसने कानून को लिख रहा। कानून अकेले नहीं लिखे थे, लेकिन कानून का पालन करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। इन्होंने एक बुक लिखा संविधान। ठीक है बाबू ना? यहाँ देखिए जिस पर हमारा कानून आज भी लागू है, आज भी चलता है। तो इन्होंने ये चैप्टर बनाया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इन्होंने एक निबंध लिखा। इसके बारे में क्या राय देते हैं, पहले इनके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। ठीक बच्चों, तो देख रहे हैं इनको हम संविधान का जनक भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नंबर में है कि संविधान का जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था बाबू 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 में। कहां पर हुआ था बाबू? तो मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश के एक महू गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। दलित समझते किसको कहते हैं? जो निचली कोटि से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये दलित जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी काम कर दी इन्होंने, बहुत बड़ी रचना कर दी। आज संविधान जिस लागू चल रहा है, जितने भी संविधान बने हुए हैं, ये इन्हीं का देन है। ठीक है, तो इनको समझ गए भाई ये कौन थे? ठीक है। अब इनकी जो जाति थी बाबू, क्योंकि ये दलित जाति थे, तो इनकी जाति क्या थी? तो इनकी जो जाति थी बाबू महार जाति की थे। की जाति कहते हैं महार, जिसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं चमार। लोग आजकल चमार कहते हैं, लेकिन इनकी अगर आम प्यारे बातों में कहें तो ये जो थे, इनका जन्म महार जाति में हुआ था बच्चों। ठीक है, ये अछूत या दलित परिवार के रहते थे। लोग इसको पहले के युग में छूत या अछूत के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए इनके जो माता का नाम था, ठीक है, इनकी माता जी का नाम, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी के जो माता जी का नाम था, इनका नाम था भीमा बाई। क्या नाम था इनके माता जी का नाम? भीमा बाई था बच्चों। ठीक है, और जबकि इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सखपाल। क्या थे इनके पिताजी का नाम? रामजी सखपाल जी थे। ठीक है, और इन्हीं दोनों नाम से मिलकर यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर रख दिया गया। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब बात हुआ कि इनका विवाह कब हुआ सर? इनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था रामाबाई के साथ। यानी कि एग्जाम में पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको बताना है रामाबाई। कौन था बाबू? रामाबाई। कौन थी वो? रामाबाई थी, जिनके में भीमराव अम्बेडकर की शादी हुई थी। कब हुई थी? तो सर 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में वो 9वीं में थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी मैट्रिक का जो एग्जाम किया 1907 ईस्वी में दिया था। यानी कि शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपनी मैट्रिक की एग्जाम दी। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। और बड़े अच्छे अंक से प्राप्त किया, और सरकार के सहयोग राशि से बहुत दूर दूर तक पढ़े ना। इन्होंने कई ऐसी रचनाएं की, बहुत दूर तक अमेरिका तक पढ़े इन्होंने। ठीक है, और बहुत बड़ी रचना की। अब देखिए इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, इनको सीख कहाँ से मिली थी? इनके प्रेरणादायक व्यक्ति 3 थे। कौन कौन से बाबू? तो एक थे बाबू बुद्ध, एक कबीर, एक ज्योतिबा फुले। एक बुद्ध की बड़ी प्रचार करते थे, आप बुद्ध जानते होंगे। ठीक है ना, और कबीर जी की बड़े एकदम कहते हैं। इनको क्या मिला था? इनको प्रेरणा मिला था, प्रेरणा मिली थी। ठीक है, प्रेरणा मिली थी कहे तो। और अगली बात क्या कह रहा है? प्रथम भाषण का सम्मेलन। इन्होंने एक भाषण दे दिया। जो कहां पर भाषण दिया इन्होंने? लाहौर में भाषण दिया था। कब? 1936 ईस्वी में। वहां पर लाहौर जो था पहले बाबू हम लोग का भारत में हुआ करता था, लेकिन अब देश आजाद होने के बाद वो बंटवारा हो चुका था। ठीक है, जिसके चलते ये जो लाहौर है आपको पाकिस्तान में पड़ जाता है। इन्होंने पाकिस्तान तक ही अपना भाषण दिया। कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है, पहला इनकी भाषण थी। कहां पर दिए थे? लाहौर में दिए थे भाषण। ठीक है, अच्छा, अब जो विख्यात भाषण थी उसमें किसके बारे में भाषण दिए थे? तो उन्हें द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में कानून ललई सिंह यादव ने की थी। इन्होंने भाषण जो दिया था अंग्रेजी में दिए थे। इतने बड़े महारथी थे, इतने शिक्षित थे, इन्होंने पीएचडी तक कर लिया। पीएचडी तो कर लेते हैं ना, उसके आगे क्या लगता है? डॉक्टर लग जाता है।
तो इन्होंने पीएचडी कर लिया और पीएचडी करने के बाद वहां लाहौर में जाकर अंग्रेजी में भाषण दिए। भाषण क्या था? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट के बारे में, जाति के बारे में उन्होंने क्या किया? एक भाषण दिया। लेकिन इस भाषण को बहुत लोग नहीं समझ पाए, तो इसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था बाबू? ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो हु आर दे, हु आर शुद्राज, द अनटचेबल, ठीक है, द कास्ट इन इंडिया, इस सब के उन्होंने क्या किया? बहुत से ऐसे रचनाएं करी, ऐसे बहुत से किताबें लिखी जिन्हें हमें प्रेरणा मिलता है, हमें सीखने को मिलती है। जिसमें से एक ये आपका हिंदी का बुक में पहले चैप्टर में जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में देखा गया है। बहुत कुछ सीखेंगे बच्चों। ठीक है, और इनकी जो मौत हुई थी बाबू, ये इनकी जो मौत हुई थी दिल्ली में हुई थी। वो कहाँ हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है बाबू, 1956 ईस्वी में इनकी आपकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी उम्र लगभग 70-72 वर्ष के थे। समझ में आया क्या करें? और जब इनकी शादी हुई थी उसकी उस समय इनका उम्र 17-18 वर्ष के करीब थे। ठीक है ना, तो इनकी शादी बहुत जल्दी हुई। लेकिन लोग कहते हैं कि शादी करने के बाद लोग सफल नहीं होते, लेकिन शादी करने के बाद ये सफल हो गए। उस सफल व्यक्ति में से एक है। ठीक है, इन्होंने बहुत से ऐसे रचनाएं की जिससे हमें शिक्षा और समाज को सुधारने का और समझने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं कहूंगा आप पूरी तरह से इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि जाति प्रथा आज भी हम लोग के समाज में ये उभर रहा है। आज भी लोग इस बात को मानते हैं, आज भी लोग छुआछूत में रहते हैं। इससे घृणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आखिर क्या रीजन है? सभी चैप्टर में अच्छे से हम लोग पढ़ के आपको बताएंगे। पहले इसका हम सार समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो पहले हम बुक की सार समझते हैं। देखिए सारांश समझ लेते हैं ना। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध का सारांश, यानी कि हम बहुत बड़ा चैप्टर है और इतने बड़े चीज को पढ़ने में काफी समय लगेगा, इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए। छोटे से सारांश में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या सारांश में कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ क्या किया? वो अपना विचार प्रकट किया है। इन्होंने क्या किया? जो लेखक भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने अपने अनुमान के अनुसार इन्होंने क्या किया कि ना असमानता के खिलाफ, ना जाति के असमानता यानी कि लोगों में भेदभाव था, छुआछूत की दिक्कत थी, बहुत ऐसे प्रॉब्लम थे, इसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन करा। ठीक है, उसके खिलाफ एक अपना विचार प्रकट किया है। वो क्या प्रकट किए हैं? तो देखिए लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को अधिक मानते हैं, अधिक आगे बढ़ाते हैं और उस चीज को ना कहने पर भी बुरी बुरी आदतें या बुरी बुरी बातें कहते हैं जात को लेकर। ठीक है, आज भी कहीं कहीं जात पे इतना घृणा लोग करते हैं कि किसी का छुआ हुआ एक गिलास पानी तक लोग पीना पसंद, उसके घर जाना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं और कह रहे हैं उनके अनुसार, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कि अच्छा जिंदगी बिताने के लिए आप ठीक कहे हैं कि कार्य कुशल यानी कि काम को करने के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। वो कहना है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, जो जाति प्रथा है वही श्रम विभाजन का कौन सा रूप है? तो दूसरा रूप है। बाबू समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? और इसके साथ साथ ये कहा गया कि लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी कि केवल श्रम विभाजन से जाति का ही बंटवारा नहीं हुआ है, इस बंटवारे के चलते क्या हुआ है कि जातिवाद श्रम विभाजन, जातिवाद का मतलब जो जितने भी जाति के लोग थे, जाति के समूह थी ना, तो जातिवाद के श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिया हुआ था। यानी कि अगर कोई मोची है तो वो चमड़े का ही काम करेगा, यदि वो डोम है तो सूप बनाने का ही काम करेगा, यदि वो हलवाई है तो मिठाई बनाने का ही काम करेगा। ऐसे लोगों में धारणा हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, और क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। ठीक, श्रम विभाजन किसी भी
हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए श्रम का विभाजन होना जरूरी है, क्योंकि सब अपने अपने अपना कार्य कुशलता अपने मन के अनुसार अगर अपने रुचि के अनुसार वो काम करे तो काम बहुत सफल होता है, बहुत आगे तक बढ़ता है। लेकिन कुछ ये जातिवाद के चक्कर में वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनका मन कुछ और कहता है, लेकिन जाति के बंधन के चक्कर में वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और लोग उनको नीचा दिखाते हैं, तो इस जाति से तेरा काम ये नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हर किसी को अपना कार्य करने का अनुभव है। आज हर कोई अलग अलग कार्य कर रहा है। आज मैं हूं या कोई और है या आप लोग हैं, सबका कोई ना कोई अपना काम है, लेकिन इसका कोई पाबंद नहीं था। लेकिन पहले बहुत पाबंद हुआ करती थी। तब की ये बात है जब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस समय इनको बहुत सताया गया था। तब ये अपनी बातों को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। और ये जब श्रम विभाजन हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अस्वाभाविक विभाजन। अस्वाभाविक मतलब उस पर उसके विचार से नहीं, बिना विचारे बिना सोचे समझे उसका विभाजन तो कर दिया, काम का बंटवारा तो कर दिया। लेकिन बाबू इससे क्या हुआ कि उन व्यक्ति में, उन वर्गों में, उन लोगों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना प्रकट हो गई, ऊंच नीच की भावनाएं प्रकट हो गई। कोई जो बड़ा था वो छोटे के छुआवा नहीं खा रहा था, उनको नीच नजरों से देख रहा था। समझने क्या करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऐसा कुछ है। लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं आपको आसपास में ऐसे देखने का एक आध दो व्यक्ति दिखने को मिल जाता है जो जातिवाद के ज्यादा ही पक्ष में रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात क्या कह रहा है, लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि देखा जाए तो समाज में विकास के लिए अगर आप दूसरे देश में जाते हैं तो वहां जातवाद को लेकर नहीं चलता, वहां चमड़ी को लेकर रखा जाता है। लोग कहते हैं अच्छा कमाता है, अच्छा रहता है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां जात पात से उनका काम, उनका रहन सहन बांटा जाता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। और जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर मान भी लेते हैं कि श्रम का विभाजन के जाति के आधार पर हुआ है, ठीक है, क्या लेकिन वो रुचि है, क्या वो खुश है? क्या जब उनका जाति के आधार पर तुमने भाई काम को बांटा है तो क्या वो काम सही है? क्या कह रहा है ये भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन अगर देखा गया तो काम का बंटवारा ठीक है, आप काम कराएंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वो अगर अलग अलग कार्य करेंगे, मन से करेंगे तो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या अगर वो जाति से उसका मन है कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूंगा, मुझे अच्छे गैरेज खोलना चाहिए, मुझे अच्छा रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए चमड़े का जूता बनाने वाला, अच्छा मान चमड़े का जूता बनाता है, ठीक है सर, चमड़े का जूता बनाने वाला आदमी को अब मन में आ गया कि नहीं मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा शोरूम खोलूंगा, बढ़िया सा अच्छा सा व्यवस्था लाऊंगा। तो लोग क्या कहेंगे, अरे तेरा इस काम है ही नहीं, तेरा काम है जूता बनाना, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आज के लिए क्या वो रुचि खुश है? नहीं खुश है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं। आज सब चाहते हैं कि मैं अच्छा कार्य करूं, अच्छे से पढूं, आगे बढ़ूं, अच्छे अच्छे जॉब पाऊं। समझ रहे बच्चों क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि तुमने क्या किया कि श्रम विभाजन के आधार पर तुमने जाति बांटा, ये तक ठीक है, लेकिन क्या वो लोग खुश हैं जो इस जाति में बटे हुए थे? क्या उनकी रुचि थी ये बात की? तो इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि, यहाँ वो कहते हैं कि समाज का मतलब ऐसा नहीं है, समाज कब सक्षम होता है, तो कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार, रुचि और क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने की योग्य बनाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर समाज तभी सक्षम होगा जब, अगर किसी व्यक्ति के मन में है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आप ये काम कर सकते हैं, फलाने भाई हलवाई का काम कर सकते हैं, चाहे भाई बनौटी का काम कर सकते हैं, तो वो रुचि के अनुसार करेगा तो तब समाज आगे है। लेकिन ये लोग नजरअंदाज कर देते, कहते नहीं यार जात पात, बाबू मैं फिर से कहूँ आज के समय में ऐसा नहीं है, पहले इतना ज्यादा ही ऊंच नीच की भावनाएं होती थी। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या कहता है बच्चों, आगे हम लोग से कहता है कि सक्षम पेशा अथवा कार्य चुनने की योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए जाति में उनको पेशा भी अपनाना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि
कि पहले के लोग में क्या था कि अगर कोई हलवाई में जन्म लिया है तो लोग कहते थे कि अगर ये हलवाई का बेटा है ना, आगे जाके हलवाई वाला ही काम करेगा, है ना। या जो चमार है, जो जूते सिलने का काम कर रहा है, तो जो जूते सिलने का जो मोची काम कर रहा है, उसका जो बच्चा होगा वो आने वाला पीढ़ी में वो भी जूता सिलने का ही काम करेगा। तो ये कहाँ की बात सही है? ये बात सही है, लेकिन पहले के लोग यही निर्धारित कर देते थे, गर्भ नहीं निर्धारित कर देते कि तुम्हारे पेट में इस जाति से बच्चा पल रहा है, इस जाति का है, तुम इसी जाति से हो। इतना भेदभाव हुआ करता था पहले, लेकिन अब तो बहुत कुछ ठीक हो गया। ये किसकी वजह से? भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने संविधान इतना बेस्ट बनाया, इतना अच्छा बनाया कि यदि आप संविधान के अध्ययन करोगे ना तो आपको तब नॉलेज आएगी कि हाँ यार बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बातें लिखी हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अच्छा, और कहते हैं कि जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। यानी कहने का मतलब लोग क्या करते थे कि माँ के गर्भ में ही बच्चों का जाति निर्धारित कर देते थे और जाति से इसका काम भी निर्धारित हो जाता था। जैसे किसी की माँ अगर कुम्हारी है, घर मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो उसका बेटा भी जब जन्म लेगा तो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। ये ठीक है, उसके मन में है कि नहीं मैं आगे जाके पढ़ूंगा लिखूंगा कुछ अच्छा जॉब करूंगा, तो उसको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले के लोग का ये मानसिकता थी कि भाई जिस जाति से है उसी जाति से इसका कार्य होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी पूरी तरह से सही बात नहीं है। ठीक है बाबू, आगे बात क्या कहते हैं? जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती। जाति जो है ना बाबू, यानी कि जो जाति प्रथा है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करता, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में क्या कर देता है? भाई इस जाति से तुम्हारा ये काम है, तुमको जिंदगी भर यही काम करना रहना है। इससे क्या समस्या आएगी आप ही सोचिए? इससे बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होगी ना। तो इसी बात को कहते हैं कि इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो वो लोग भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। क्यों भाई? अब मान लीजिए उसको जिस जाति से उभारा गया है, जिस जाति से वो बिलोंग कर रहा है, उसका काम ही वही है। टेक्निक बदलता जा रहा है, दिनों प्रतिदिन टेक्निकल समय आता जा रहा है और उसको हक नहीं मिलेगा इस टेक्निकल काम को करने का, तो फिर वो भूखे मरेगा ना, बेरोजगारी आएगी ना, तो बेरोजगार हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आज भी लोग जात पात से लड़ते हैं। मैं तो कहूंगा भाई नहीं लड़ो यार, मेरे हिसाब से मत लड़ो, क्योंकि दोस्ती यारी और आज टीचर जो होते हैं ना, या जो हमारे समाज जो होता है जात पात को ऊंच नीच भाव से देखता है, लेकिन हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग एक दूसरे के लोग हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, ना कि हम जात पात के चलते भेदभाव नहीं रखेंगे, भेदभाव करेंगे। नहीं होना चाहिए हम लोग में, क्योंकि हम लोग क्या है, एक इंसान है, एक दूसरे की मदद करना हमारा काम है। बच्चों समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? है ना। क्योंकि खास पेशे में बंद होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, जबकि हिंदू धर्म में लोग कहते हैं अरे तुम जिस जाति से हो तुम्हें वही काम करना है, तुम्हें यही काम है, दूसरा काम तुम नहीं कर सकते हो। हिंदू धर्म की यही कहता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है बाबू, सब ठीक ठाक हो गया पहले से हालांकि आज बहुत अच्छे सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। थोड़ा सा होता है भेदभाव, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पता नहीं आप लोग को क्या लगता है, क्या भीमराव अम्बेडकर जी बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आप खुद से बताइए, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं, जात पात नहीं होना चाहिए। जात पात क्या है? जात पात से क्या हो जाएगा? अरे हम तो समाज है ना, कल दुख में मेरे साथ रहो तो मैं भी तो आपके साथ रहूंगा ना। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं थे। आज इसी चीज को प्रकट कर रहे हैं, इसी चीज को बता रहे हैं। ठीक है ना। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों ना क्यों ना हो, कहना पारंगत, पारंगत का मतलब क्यों ना उसमें बहुत होशियारी हो, तेजी हो, बहुत अच्छा उसको रुचि क्यों ना लगता हो, उसको अनुमति नहीं दिया जाता तुम ये काम करो, क्योंकि तुम इस जाति से हो, तुम्हारा काम ही है हलवाई का ही काम करो, तुम्हारा काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का, तो मिट्टी का ही बर्तन बनाओ। ऐसा अब के समय में नहीं है। अब है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, जिसमें आपका दिल लगता है आप वो काम कर सकते हैं। अब जात पात का बंधन टूट गया है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं?
हाँ, अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हो तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने माता पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। ये पहले के लोग था कि जब माता पिता के घर में छोटे थे ना, बेटा जब मान लीजिए मैं किसान का बेटा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अरे तेरा तू किसान का बेटा है, तुझे किसानी ही करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ तक की बात है, मेरा मन है कि भाई मैं आगे बढ़ूं, कुछ आगे समाज के लिए कर सकता हूँ तो मैं करूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे किसान हूं तो मुझे किसान का ही काम करना पड़ेगा, मैं मोची हूँ मोची का ही काम करूंगा। ये तो मेरे मन के खिलाफ होगा, मेरे रुचि के खिलाफ होगा ना। मैं तो चाहता हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, तू जाति इस जाति से है, तेरा काम ही ये है करना। ये गलत बात कह रहे हैं ना। यही बात ये कह रहे थे कि पेशा जो माता पिता का पेशा है, मजबूरी से उसको बेटे को ही पैसा अपनाना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी चाय बेचते हैं, हाँ, और बेचते बेचते कुछ समय बीत गया, तो जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो जो जन्म लेता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तू इस जाति से था, तेरे पापा ना चाय बेचते थे, तेरे को भी चाय ही बेचना पड़ेगा। ये सही बात है। वो बच्चा चाह रहा है कि मैं कुछ आगे बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, पढ़ लिख कर बहुत नाम कमा सकता हूँ, अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, ये सब बन सकता था। लेकिन उन पर जाति का एक ठप्पा लग जाता है कि तुम इस जाति से हो, तुम्हारा काम ही ये है, तुम्हारे पापा भी करते थे, तुम भी करेगा और तुम्हारे आने वाला पीढ़ी भी करेगा। ये सही बात है बच्चों, बताइए ये बात सही नहीं है ना? ये बिल्कुल बात सही नहीं है। हमें जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर आस-पास में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो उन्हें इस जाति के नाम से समझाना चाहिए कि नहीं, जात-पात ने कुछ नहीं रखा है। भाईचारा और मिलजुल के रहने से ही हम लोग का अपना समाज और हमारा देश और हमारा देश और हमारा ये गांव बहुत वृद्धि करेगा। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहे हैं, है ना? और यहाँ पे इसी बात को यहाँ कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण ही क्या हो जाता है बाबू, बेरोजगारी। आज लोग क्यों कहते हैं बिहार में बेरोजगारी है, क्यों कहते हैं लोग? रीजन यहाँ ये है बेरोजगारी क्यों है कि सर यहाँ पर लोग आज भी जात पात को मानते हैं, आज भी जात पात के चक्कर में अपना अच्छा काम काज भी छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो कभी बच्चे जाति पात के चक्कर में ना, आपको शिक्षा है, आप पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, अच्छा अच्छा नाम कमाना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या कह रहा है कि जाति प्रथा से ही किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि अरुचि समझ रहे, बिना मन से अरुचि, ठीक है, अरुचि अरुचि के साथ अरुचि के साथ विवश विवशतावश करते हैं, यानी विवश हो जाते हैं अरुचि के अनुसार। ठीक है बाबू, ठीक है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? इस तरह से हमें जात पात में बंधने नहीं रहना चाहिए, हमें खुल आजादी है, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने समाज को आगे सुधार सकते हैं। ठीक है बाबू, लेकिन देश में ऐसा परंपरा है तो हम देश को सुधारने की कोशिश करेंगे, जात पात को नहीं मानेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि भीम अम्बेडकर जी कभी अपनी जात से लेकर डरे नहीं, क्योंकि वो लड़ते रहे, कहेंगे क्या हुआ, हम इस जाति से हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। उन्होंने इस बात को किया भी। समझ में क्या कह रहे हैं? अच्छा, और कह रहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह अपने माता पिता के पेशे में बन जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चाह काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना दिमाग लगता है, और मजबूरी में बंद कर ना उसका दिल लगता है और ना उसका दिमाग लगता है, और लास्ट में पता चलता है कि वो बेरोजगार हो गया, गरीबी आ गई है, जिसके चलते वो आगे कभी बढ़ नहीं पाता है। बच्चों समझना कह रहे हैं काची, कह रहा है कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा है ना, यानी कि वो कहते हैं आर्थिक स्थिति से भी सबसे ज्यादा, गरीबी से भी सबसे खराब जो है ना, वो क्या है, जाति प्रथा है। जाति प्रथा का मानना है, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, जाति यानी कि जाति में बढ़ जाना, ये खराब बात है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बच्चों? और कह रहे हैं कि समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। ठीक है भाई, अच्छा समाज वो कहलाएगा ना, अच्छा समाज का निर्माण जब होगा ना, जब लोगों में क्या होगा, स्वतंत्रता होगी, समानता रहेगा, भाईचारा रहेगा, ये सब अगर आपस में मिल रहे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा।
हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे गांव भी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसलिए जात पात होना अच्छी बात तो नहीं है, जात पात का नीचा दिखाना अच्छी बात है। तो उन्हें बना दिया ठीक है, लेकिन उनके मन के अनुसार कार्य होना चाहिए। समझ रहे बच्चों क्या कह रहे हैं? यानी कि आपने जाति के नाम पर, धर्म के, जाति के नाम पर काम का बंटवारा तो किया, लेकिन काम का बंटवारा होते हुए इस व्यक्ति में क्या मन कर रहा है उसको रुचि करने दीजिए, उसका काम है वो करने दीजिए। वो काम करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। उसके दिल में जो आ रहा है करने देना चाहिए, तभी ये समाज का क्या होगा, उन्नति होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। और कह रहे हैं कि लेखक भाईचारे की तुलना इससे कर देते हैं, वो दूध पानी, जिसे दूध और पानी का मिश्रण से, दूध और पानी का पता नहीं चलता है, वैसे ही ऐसे ही लोगों के मिश्रण से, किसी भी जाति के मिलने से उनमें भेदभाव होगा नहीं, भाईचारा सब आपस में मिल के रहेंगे तो कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, गलत सही का फर्क ही नहीं पता रहेगा, जाति पात से फर्क ही नहीं चलेगा। तो जाति प्रथा को किससे तुलना करते हैं? दूध और पानी के मिश्रण से तुलना करते हैं। और कहते हैं ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र भी कहते हैं। और कहते हैं कि ऐसे ही भाईचारा का एक नया तंत्र बनेगा, उसका क्या नाम लगेगा बाबू? दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का एक तंत्र बनेगा, लोगों की एक एकता बनेगी। समझ रहे क्या कह रहे हैं? और साथ ही साथ लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे में कभी ऊंच नीच की या खराबी नजर से या बुरी बातें नहीं कहना चाहिए। ये बात कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। इस तरह से जाति प्रथा पूरी तरह हो जाएगी। आज खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं गाँव में, जो शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर, जाति प्रथा की बात पर लड़ते ही बोलते हैं या उनको उड़ीसा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। ये क्या कहता है? भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या जात पात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। काम का बंटवारा करना अच्छी बात है, लेकिन जाति का बंटवारा करना ये अच्छी बात नहीं है। आप काम के अनुसार जाति बना दी, ठीक है, लेकिन इसमें उसके रुचि के अनुसार काम होना चाहिए। उसका मन है कि मैं ये करूंगा, उसको फुल आजादी देनी चाहिए कि तुम ये काम करो। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो आइए इनके सभी प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, तो इसके हम कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ये पहला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है क्या बाबू? जातिवाद का पोषक। ठीक है, भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, किस विडंबना की बात करते हैं? तो जाति प्रथा की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं ना, तो जातिवाद की बात करते हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर भी ये बात को नहीं समझ पाते हैं, और क्या भावना रखते हैं उनमें? कि जात पात की भावना रखते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं। ये खराब बात है, इस बात को कहते हैं। और कहते हैं विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन का होना चाहिए। मतलब काम की बंटवारा होनी चाहिए, न कि बाबू जाति के आधार पर। यानी काम के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पर बंटवारा मत कीजिए। ये इनकी विडंबना कहने की अर्थ है। और कहते हैं चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का है, किसका रूप है बाबू? तो दूसरा रूप है। श्रम विभाजन समझ में आ रहा है? काम का बंटवारा किसके आधार पर? जाति के आधार पर। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? यही जो श्रम विभाजन है जाति प्रथा का कौन सा रूप है? ये दूसरा रूप है। समझ में आ रहा क्या कहते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो जातिवाद के पोषक के तर्क में लोग क्या उत्तर देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधान भीमराव अम्बेडकर, देखिए अभी गलती हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी तर्क देते हैं, क्या देते हैं? कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। यानी कि आपका किसमें मन लग रहा है, आप किसमें खुश है, किस काम को करने में खुश है, आपका किसमें रुचि लग रहा है, उसके आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। यानी कि जाति से ही श्रम प्रथा हुआ, बंटवारा हुआ है, कुछ लोग का ये कहना है। ठीक है, रूप है, इसमें कोई दूसरा कोई बुराई नहीं है। लोग कहते हैं इससे तो गए नहीं, अगर जाति से है तो काम मिला तो बुराई ही क्या है?
सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, आप तो कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन क्या वो काम करने के लिए उसका मन है? क्या वो खुश है? क्या उसको रुचि लगता है वो काम करने में? तो उसको जाति के आधार पर ना काम बांटो, उसको काम के क्रम काम के आधार पर उसको काम बांटो। जाति का बंटवारा मत करो, वहां काम की बंटवारा करो। उसके काम जिसमें लग रहा है उसका काम दे दो, अच्छी बात है, ठीक है। और तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, और काम का भी ये रूप लिया हुआ है। बाबू समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा सवाल। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल हम लोग से क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पर तीसरा सवाल कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? ठीक है, तो कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं, भाई कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो काम का बंटवारा है वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो। कहने का मतलब अब क्या कहते हैं कि बड़ा मतलब आपत्ति जताते हुए कहते हैं ना कि काम का विभाजन जाति प्रथा के नाम पर नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा के नाम पर आप काम का विभाजन करेंगे, सही बात नहीं है। आप उनकी रुचि कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन कीजिए, जाति के विभाजन मत कीजिए। और कह रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव ये पड़ता है कि माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको मजबूरी में वो पेशा अपनाना पड़ जाता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? और उनमें रुचि लगे चाहे ना लगे, वो उससे अलग बात हो गई, लेकिन आपको जबरदस्ती वो काम कराना है तो करना है बच्चों, ठीक है। और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता, जिसके चलते वो गरीब के गरीब हो जाते हैं और अमीर वाले अमीर होते चले जाते हैं। समझ रहे? गरीबी का रीजन यही है कि हम लोग अपने जात पात को ढूंढने लगते हैं। हमें अपने काम को, अपने रुचि को ढूंढना चाहिए कि मेरा दिल किस में लग रहा है, मेरा मन किस में लग रहा है, मुझे वो काम करना चाहिए, तब आप एक दिन सफल व्यक्ति बनेंगे। लेकिन आपके मन में अगर कि मैं इस जाति से हूँ अब मुझे ये काम होगा, तो आप सफल कभी नहीं होंगे। इसलिए जात पात के चक्कर को एकदम त्याग दीजिए और काम आपको जिसमें रुचि लग रहा है उसी को आप काम को कीजिए। समझ में आ रहा बाबू क्या कह रहे हैं? अगले सवाल देखते हैं, चौथा नंबर बाबू, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि बाबू कह रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। यानी कि देखो कहाँ का नंस आती है, माता पिता जिस जाति से थे भाई उसके काम के आधार पर नहीं है कि तुम्हारा मन किस में लग रहा है, तुम्हारा रुचि किस में है, उस पर नहीं काम बांट दिया। बात पर तुम्हारा पापा ये काम करते हैं तुमको भी ये काम करना पड़ेगा, ये मजबूरी होगी उसकी पेशा की, क्योंकि उसके भाई जाति से फर्क रखते हैं लोग, जाति में भेदभाव रखते हैं, जिसकी वजह से उसके पिताजी हैं वही काम करना पड़ जाता है। समझने क्या कह रहे हैं? तय कर दिया जाता है, जो विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। विश्व की किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता, लेकिन केवल भारत में ऐसा होता है जाति पात को लेकर। जात पात में हम क्यों लड़े? हमें मिलजुल के रहना है, आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं फलाना जाति का है हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जात पात से क्या है, काम समाज के लिए कर रहे हैं ना, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, हम समाज का साथ दे सकते हैं, हम जाति के आधार पर नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है जात पात के चक्कर में हम आपस में लड़ते रहें और जो ऊंची कोटि वाले लोग हैं, जो उच्च वर्ग वाले लोग हैं, वो इसका आनंद लेते रहें। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? इसलिए हमें जात पात में कभी नहीं पाना चाहिए, मिलजुल कर एक समाज की तरह रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बाबू क्या होता है, बल होता है। इस बात को समझ लीजिए। समझ में आया बाबू क्या कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन नंबर क्वेश्चन देखते हैं? अब पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? आखिर क्यों बनी हुई है, इधर बताइए। बता रहा है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना
जाता है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है और वह मन पसंद कार्य करना पड़ता है परंतु नहीं कर पाता है। यानी कि वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बाबू ये कह रहा है कि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्यों बन जाता है, प्रत्यक्ष कारण भी क्या है बन जाता है, तो रीजन ये हो जाता है, वो प्रत्यक्ष कारण यही है कि जिस जाति में उसका जन्म होता है ना अपने माता पिता के पेशे के अनुसार उनको वही काम करना पड़ता है, मन लागे चाहे तो लागे चाहे ना लागे। ये तोहरा पर डिपेंड नहीं करो, ये तोहर जाति कहता है कि तोहर जाति जौन बात तौने जाति तारा काम करे के पड़ी। लेकिन हम कहते नहीं सन जरूरी नहीं के बबुआ, हम ये कहल चाहता नहीं कि तोहरा जेमे मन लागत तेवर काम कर सकल। यही बात भीमराव कह देते हैं जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है, जिससे हम लोग अपने देश की, अपने घर की, अपने गांव की या अपने समाज का विकास नहीं कर पाते। इसलिए जाति प्रथा सबसे बड़ी समस्या है। हमें जाति प्रथा को दूर भगाना है और आपस में मिलजुल कर हम श्रम का विभाजन अपने कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर कर सकते हैं लेकिन जाति के आधार पर नहीं। ये खबरदार, मैं तो कभी नहीं मानता इस बात को, ठीक ना। मैं जाति पता नहीं मानता, मैं जाति अभी नहीं मानता। मैं बस जो कार्य कर रहा हूँ एक धर्म के लिए, एक अच्छे नागरिक की तरह कर रहा हूँ, एक अच्छे लोग के लिए कर रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति को अच्छे बातें सिखा रहा हूँ, कहीं बुरी बातें नहीं सिखा रहा हूँ। इस बात के अच्छे हम चल रहे हैं। क्या बाबू समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? और कह रहा है हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी कि हिंदू में कहा गया तुम इस जाति से दूसरी जाति नहीं बन सकता है, तू चमार है तो चमार बनेगा, तुम डोम है डोम बनेगा, तुम अगर तुम हलवाई है तो हलवाई में रहेगा। ये हिंदू धर्म की पेशा कहा जाता है। पेशा यानी काम के आधार पर, ये तुम्हारा काम ये है तुम यही काम करेगा। समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं बच्चों? चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर। क्या लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? बड़ा समस्या क्या है मानते हैं? तो देखो बाबू, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, देखिए उत्पीड़न मतलब दुख से भी बड़ी समस्या मानते हैं किसको बाबू? जाति प्रथा को। क्योंकि जाति प्रथा के चलते बेचारा बेरोजगार ही रहते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे तो गरीब परिवार में गरीबी के गरीब ही रह जाते हैं। आज भी देखो गरीब को शिक्षित होने की अनुमति नहीं है। आज भी मैंने देखा है बहुत गरीबों को, तो चाहे सड़कों पर घूमते हैं, उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है और लोग जब जाते हैं ना उनको लोग दूर भगाते हैं। ये नहीं समझाते नहीं कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कुछ नहीं, जात है ना तुम्हारा काम है, तू भीख मांगेगा तू भीखे मांगेगा। ऐसा लोग नहीं, कहावतें हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं भाई, मैं कहूंगा अपने अनुसार कार्य करे, ठीक है। और कह रहा है क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं दी जा होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी से मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। ये मजबूरी बन जाती है। इसी बात को वो कहते हैं कि इस उत्पीड़न और गरीबी से बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा। ये सबसे खराब है। जाति प्रथा का दो धब्बा लगता है, बहुत खराब धब्बा है। सबसे बड़े जिसमें रुचि है उसमें काम करो, जिसके चलते देखो जिंदगी भर हम गरीब के गरीब रह जाते हैं और हमारा मजबूरी हो जाता है कि तुम इस जातिगत पेशे से हो, तुम्हारे पिताजी ये काम करते हैं, तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। ये मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा ऐसे मजबूरी, आपका दिल जिसमें है आप वो काम कर सकते हैं। लोग ऐसी भावनाएं प्रकट कर दी है जिसके चलते हम जात पात को ज्यादा भावना दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। ऊंच नीच की भावनाएं किसी में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे की ओर बात करते हैं। हम लोग का सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, देखिए सातवां प्रश्न है, ठीक है। सातवां प्रश्न पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? आखिर किसको जाति प्रथा के हानिकारक रूप में दिखाया है? तो कह रहा है लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है जो इस प्रकार है। कैसा बाबू? तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, है ना, आश्रम अरुचि जिसमें काम का मन नहीं उसको जबरदस्ती करना, तथा विवशता यानी कि विवश होकर वो काम करना पड़ता है, में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज का स्थापना, इसका प्रमुख हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो ना अस्वाभाविक काम अच्छे से कर पाता है, वो बढ़ती रहती है, बेरोजगारी बढ़ने का कारण हो जाता है, और साथ श्रम अरुचि, बिना रुचि से उसको वो काम करना
पड़ जाता है, समझ रहे बाबू है। और यहाँ तक कि सभ्य समाज का स्थापना भी नहीं कर पाता है, समझे, क्योंकि वो जात पात में फंसा हुआ है ना, वो बाहर आया ही नहीं साथ से। हमें जात पात की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए बच्चों ना। अच्छा, अब देखिए 8वां बात क्या कहा गया है, ठीक है, सॉरी बच्चों, कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए बाबू, उत्तर देख लिए, कह रहा है महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उन्होंने सच्चे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया बाबू, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना। क्योंकि जो व्यक्ति थे कौन कौन बाबू, जिनमें स्वतंत्रता हो, जो समानता रखें, जो बंधुआ हो, आपस में मिलजुल के रहते हो, और जो आधारित समाज में, मतलब जो आसपास के जिस पर आधारित जो समाज थी उस पर आधारित समाज को उन्होंने क्या माना, इसको अति आवश्यक माना। क्यों माना, क्योंकि वह जानते थे कि हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जात पात का भावना होना चाहिए, हम सब में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कह रहे हैं किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेद और भावना मन में नहीं होनी चाहिए, और किसी के मन में छुआछूत या भेदभाव की भावनाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी, और इसको अपनाने से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, होगी। तो बच्चों मैं यही कहूंगा, आप भी अगर इस वीडियो को पूरी तरह देखा है तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जाति प्रथा को क्यों नहीं माना चाहिए, आखिर भीमराव अम्बेडकर को इतनी को सत सत नमन क्यों लोग करते हैं, इन्होंने संविधान को क्यों लिखा। यहाँ रीजन था क्योंकि उनको गरीबी में दबाया गया, वो गरीबी से बिलोंग करते थे, लोग छुआछूत मानते थे, यहाँ तक कि पहले के लोग उनके कमरों में विशेष प्रकार का झाड़ू लगा देते थे, और यहाँ पे हाड़ी रखते थे कि जो भी बोलने में थूक निकल जाए तो उसी में थूके, बाहर ना गिरे, इतना छुआछूत था। लेकिन समाज आज बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे कई जगह गांव है, कई शहरे हैं जहां लोग आज भी जातिवाद को मानते हैं। तो प्लीज बच्चों, आप लोग आने वाले भविष्य हैं, आप लोग जातिवाद के चक्कर बना रहेंगे, जिसमें आपकी रुचि होगी आप वही कार्य करेंगे, तब आप सफल होंगे। तो जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो हम लोग से देखा है, धन्यवाद।